हेलो बच्चे, कैसे हो सभी। आई होप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं, तो तैयारी को बहुत ही बेहतर बनाइए और अच्छे से अंक अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे तो अच्छे अंक अर्जित करेंगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारे पास इस समय इस सेशन में विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संकलन किया गया है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और सभी इसमें डेरिवेशन को हमने शॉर्ट वे में, इट मीन्स वन शॉर्ट क्लास के रूप में इसको रखा गया है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है क्लास, जो अभी तक भी जिन्होंने इस चैप्टर को छुआ नहीं है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों। एक परिपथ में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, किसी बिंदु से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहले हम छोटा सा इसमें विद्युत धारा की परिभाषा समझ लेते हैं। विद्युत जो धारा है मेरे प्यारे दोस्तों, विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा होती है आवेश के प्रवाह की दर। ये जो आवेश के प्रवाह की दर है, इसका मतलब होता है क्यू अपॉन में कितना होता है टी। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वांटाइजेशन से हम जानते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर होता है, लेकिन क्यू बराबर कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं एन इंटू में ई, और वो भी कितने सेकंड प्रति सेकंड पूछा गया है। तो यानी कि ई बाई टी का मान हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर ई बाई टी का मान हमें पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे एन अपॉन टी में। अब ये देखो हमें आई गिवन है, आई का मान कितना दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों 2 एम्पियर। टी का मान प्रति सेकंड है, यानी कि टी का मान कितना दे दिया 1। हमें ई का मान हमें पता है, ई कितना होता है। ई का जो वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू में हमारे पास 10⁻10⁻−19 कूलम होता है। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर आई इजकल टू जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास आई इजकल टू एन ई अपॉन में कितना हो गया टी। सभी मान को हम रखने पर मान रखें यहाँ पर, ये हमारे पास कितना 2 एम्पियर इजकल टू जो वैल्यू बनेगा हमारे पास में ये 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 इंटू जो वैल्यू बनेगी हमारे पास एन, ये हमें फाइंड आउट करनी है, और जो टी है उसका वैल्यू कितना बनेगा 1। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जब इसको हम एन का वैल्यू निकालेंगे तो एन का मान निकालेंगे तो ये सारा वैल्यू जो हमारे पास है ये वज्र गुणन करने पे इसके 2 के बट्टे में चला जाएगा, और 2 के बट्टे में जाने पर ये वैल्यू 2 बट्टे में 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। जब ये मान हमारे पास बनता है तो हमें पता है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो वैल्यू हमारे पास है एक बटे में 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जो होता है, इसका मान है वो 6.25 गुणा में 10⁻18 होता है। तो क्या हम एक बटे में 2 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का जो मान है उसको हम कितना लिख सकते हैं 6.25 गुणा 10⁻18, और मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 2 हो रहा है, तो ये कितना हो गया 2। अब देखो 6.25 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आएगा कितना 12.50 इंटू में 10⁻18। इट मीन्स यहाँ से प्रति सेकंड मेरे प्यारे दोस्तों कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे प्रति सेकंड, यहाँ से 12.50 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरेंगे। अगर आवेश पूछ लेता तो कितना कूलम आवेश गुजरता, यानी कि यहाँ से आवेश गुजरता मेरे प्यारे दोस्तों 2 कूलम आवेश प्रति सेकंड गुजरता। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ ओम का नियम दे रख पूछा है कि ओम का नियम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए जब किसी भी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक की भौतिक अवस्थाएं कैसी रहनी चाहिए। ताप है, दाब है और लंबाई है, और अनुप्रस्थ काट है। ताप हो गया, दाब हो गया, लंबाई है एल है, एवं अनुप्रस्थ काट है, वो कैसे रहने चाहिए, नियत रहने चाहिए, भौतिक अवस्थाएं समान रहनी चाहिए। तो चालक तार, ये कोई चालक तार है, इस चालक तार के सिरों पर जो विभवांतर है, ये मान लो चालक तार, इस पे विभवांतर है जो कितना हो गया यहाँ पे विभवांतर हो गया 0, तो यानी टोटल विभवांतर कितना हो गया V।
और इसमें प्रवाहित जो विद्युत धारा है मेरे प्यारे दोस्तों I, यानी कि चालक तार के सिरों पर विभवांतर चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I है जो विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है, V समानुपाती I। और यहाँ से V समानुपाती नियतांक हटाते हैं तो यहाँ से आता है मेरे प्यारे दोस्तों R, और ये जो R होता है इसे कहा जाता है प्रतिरोध या समानुपाती नियतांक, या इसका नाम होता है प्रतिरोध। अब देखो ये प्रतिरोध का जो वैल्यू है R इजकल टू वैल्यू बन जाता है V अपॉन में I। ये जब V अपॉन I बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो ग्राफ बनेगा, यानी कि हम जब ग्राफ बनाते हैं V एवं I के मध्य ग्राफ बनाते हैं, तो V एवं I में जो ग्राफ बनेगा हमारे पास में वो किस तरीके से बनता है, ये V एवं I में ग्राफ, ये V हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया I। तो हम जब ग्राफ बनाते हैं तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और इसका जो स्लोप है यानी कि जो थीटा बनेगा, तो यहाँ से हमारे पास में टेन थीटा इजिकल टू V अपॉन टेन थीटा इजिकल टू जो वैल्यू बनेगी मेरे प्यारे दोस्तों, थीटा के सामने होता है लंब, लंब बटे में आधार, और लंब कितना है हमारे पास में V के इक्वल है, आधार कितना है I। तो यहाँ पर हमारे पास में V अपॉन में I जो बनेगा वैल्यू, यानी कि ये किसका इक्वलेंट बन जाएगा, R के बराबर। तो जो VI का जो आरेख है उसका जो ढलान है, ढलान का मतलब होता है स्लोप, ये जो ढलान है ये मेरे प्यारे दोस्तों ढलान है वो क्या बन जाता है हमारे पास में, ढलान है प्रतिरोध बन जाता है, R इजकल टू V अपॉन में I। अब देखो यदि कोई हमारे पास में दो प्रतिरोध इस तरीके से दे रखे हैं किसी कोण पर मेरे प्यारे दोस्तों, एक हमारे पास ये V हो गया और ये क्या हो गया I। यदि किसी कोण पर दे रखे हैं तो यहाँ पर मान लो ये कोई कोण दे दिया, एक 30 डिग्री पर दे दिया और एक कितने पर दे दिया, 60 डिग्री पर। अब आपको समझ में आना चाहिए कि जिसका हमारे पास में एंगल अधिक होता है उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, अधिक होगा। बिकॉज यहाँ से हमने जब देखा था तो मेरे प्यारे दोस्तों थीटा का मान अधिक होने से आर का मान भी क्या हो जाता है, अधिक होगा, प्रतिरोध भी अधिक होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए प्रतिरोध क्या होता है अब इसके बारे में समझ लें। धारा मार्ग में जो बाधा, इट मीन्स रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जो बाधा उत्पन्न करता है किसमें, धारा के मार्ग में मेरे प्यारे दोस्तों, धारा के मार्ग में जो धारा मार्ग में जो बाधा है उसे क्या कहा जाता है, धारा मार्ग में जो बाधा होती है उसे प्रतिरोध कहा जाता है। ये बाधा बन गई हमारे पास में, उसे क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रतिरोध किन किन कारकों पे क्या करता है, निर्भर करता है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों आर का जो सूत्र होता है रेजिस्टेंस आर इजकल टू फॉर्मूला बनता है रो इंटू एल अपॉन में ए, और इसका जो फॉर्मूला बनेगा बेसिक फॉर्मूला हमारे पास आर इजकल टू वैल्यू बनेगी एम ई स्क्वायर एन टो और ये एल अपॉन में ए। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि ये जो यहाँ पर एल अपॉन में ए तो इसमें है, लेकिन ये रो का जो मीनिंग हमारे पास बनता है वो क्या बन जाता है, एम अपॉन में जो वैल्यू है वो ई स्क्वायर एन इंटू में टो। यहाँ पर टो क्या है, विश्रांति काल है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों लंबाई को बढ़ाने पर, यानी कि हमारे पास में कोई 1 मीटर का वायर है, मान लो 1 मीटर का ये प्रतिरोध है, उसका रेजिस्टेंस उसकी तुलना में 2 मीटर के वायर का रेजिस्टेंस का प्रतिरोध, इट मीन्स आर है जो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती, और अनुप्रस्थ काट जो क्षेत्रफल होता है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो जो रेजिस्टेंस है वो किस पे, टेम्परेचर राइज करने से, यानी कि ताप पर भी क्या होता है, निर्भर होता है। तो ये ताप पर कैसे निर्भर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हमारे पास क्या है, चालक हैं, तो चालकों में प्रतिरोध है, यानी कि ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, इसके पीछे कंडीशन ये है कि यहाँ पर ताप बढ़ाने से चालक के अंदर के इलेक्ट्रॉनों की गति यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान बढ़ता है और वहाँ से टक्कर जल्दी जल्दी होती है, जिससे उनका विश्रांति काल घटता है। और विश्रांति काल जब इस फॉर्मूले से विश्रांति काल घटेगा तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ेगी, और प्रतिरोधकता बढ़ती है तो प्रतिरोधक और प्रतिरोध आपस में समानुपाती इक्वली होते हैं, तो यहाँ से उसका क्या हो जाता है, प्रतिरोध इंक्रीज हो जाता है। लेकिन जब हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अर्धचालकों में, ये अर्धचालकों की बात करते हैं, तो अर्धचालकों में क्या होता है कि जब टेम्परेचर को राइज करते हैं तो यानी कि ताप बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन ये है कि प्रतिरोध चालकों में ताप बढ़ाने से उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या इंक्रीज हो जाती है तो ये 1 में क्या रहता है, एन। जब एन का मान बढ़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों तो आर का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस वजह से अर्धचालकों में ताप बढ़ाने से
प्रतिरोध घट जाता है और प्रतिरोधकता भी घट जाती है। जबकि चालकों में ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है और प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर विश्रांति काल कार्य करता है, अर्धचालकों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्य करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपवहन वेग या अनुगमन वेग क्या होता है? तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जब किसी चालक में से कोई भी जो चालक होता है उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो कैसे गति करते हैं, मुक्त रूप से गति करते हैं या रैंडम मोशन करते हैं। यादृक्ष गति होती है, इस तरीके से यादृक्ष गति। तो जब यादृक्ष गति होती है इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का जो औसत वेग इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है, प्रारंभिक औसत वेग है मेरे प्यारे दोस्तों, U इजकल टू कितना पाया जाता है, 0 होता है। कितना होता है, U इजकल टू 0। बट जब हम यहाँ पर किसी चालक के सिरों पर क्या लगा देते हैं, कोई एक्सटर्नल विभवांतर या विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देते हैं, तो चालक के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो लगाए गए विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या करते हैं, ये हमने विद्युत क्षेत्र लगा दिया और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियमित वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में क्या करेंगे, गति करेंगे और नियमित वेग से गति करने लगेंगे। जब इलेक्ट्रॉन का वेग नियत हो जाता है, एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेते हैं, तो उसी नियत वेग को ही मेरे प्यारे दोस्तों, उस नियत वेग को क्या कहा जाता है, नियत वेग को ही क्या कहा जाता है, अपवहन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब तक किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं किया जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन यादृक्ष गति करते हैं, जिसके कारण उनका औसत वेग 0 प्राप्त होता है। परंतु जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर या कोई विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाता है, तो वहाँ पर उन चालक के अंदर के इलेक्ट्रॉनों की गति कैसी हो जाती है, नियत हो जाती है, निश्चित हो जाती है, और वह इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र या जो भी हमारे पास विभवांतर है उसके विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। तो वो नियत जो वेग गति ग्रहण कर लेते हैं, नियत वेग, उसी वेग को अपवहन वेग या अनुगमन या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। इसमें कुछ रिलेशंस हैं मेरे दोस्तों। यदि इसका क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है और यहाँ पर हमारे पास में इसका लंबाई कितना है, L है, और यदि विद्युत क्षेत्र E अप्लाई किया हमने, तो यहाँ पर इसके सिरों पर विभवांतर कितना हो जाता है, V हो जाता है। कितना हो जाता है, V। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण यहाँ पर हमारे पास गति का प्रथम नियम क्या होता है, गति का प्रथम नियम होता है V इजिकल टू U प्लस में A इंटू में टो। ये A इंटू में टो हमारे पास क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये विश्रांति काल है 2 टक्करों के मध्य। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक 2 टक्करों के मध्य की दूरी कहलाती है मुक्त पाथ कहलाता है, और इस 2 क्रमागत टक्करों के मध्य लगे समय को क्या कहलाता है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन या विश्रांति काल। हमें पता है कि प्रारंभ में जब विद्युत क्षेत्र नहीं लगा था तो इसका वेग कितना था मेरे प्यारे दोस्तों, 0 था। लेकिन अब जैसे ही इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड या कोई विभवांतर लगाया तो ये जो वेग है कैसा हो गया, नियत हो गया। इसी वेग को क्या कहते हैं, अनुगमन, या हम क्या कहते हैं, अपवहन वेग कहते हैं। तो ये अपवहन वेग है मेरे प्यारे दोस्तों। अब अपवहन वेग है जो वैल्यू Vd इजिकल टू A इंटू में क्या बना, टो। अब देखो A क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास में इनर्शिया यानी कि बल लगता है, तो बल का फॉर्मूला हमारे पास में F बराबर ma है। वह इलेक्ट्रिक बल के क्या हो जाता है, इक्वल, और इलेक्ट्रिक बल कितना होता है, क्यू बराबर ma बराबर क्यू इंटू ई यानी कि E इंटू ई, जहाँ से हमारे पास A बराबर इस माइनस इस इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, और ई बटे में कितना हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, A m। अब हम जब जैसे इसका मान इसमें रखेंगे हम, तो यहाँ से हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी है Vd का जो मान है वो कितना प्राप्त होगा, ई बटे में कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, m इंटू में कितना हो जाता है, टो। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी या विद्युत क्षेत्र के मध्य संबंध बनाना हो तो यह फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, I एवं V के मध्य संबंध, यानी कि ये क्वेश्चन हमारे पास है Vd एवं यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवं किसके मध्य, धारा के मध्य संबंध हमें निकालना है। तो इन दोनों के मध्य मेरे प्यारे दोस्तों जब हम रिलेशन निकालते हैं तो वह रिलेशन ध्यान से देखो,
ये हमारे पास कोई चालक तार था, इस चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है मान लीजिए। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है। अब ये इसका क्षेत्रफल है ए और लंबाई कितनी हो गई एल। मान लेते हैं प्रति इकाई क्षेत्रफल से, यानी कि 1 मीटर क्यूब 1 मीटर प्रति इकाई आयतन से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों, क्यों आवेश होता है। और ये यहाँ पर n इंटू में कितना हो गया ई। यदि आयतन हमारे पास में सिलेंड्रिकल वायर है, इसका आयतन कितना a इंटू एल है, तो इससे प्रवाहित कुल जो आवेश है, टोटल जो आवेश बनेगा वो हमारे पास एन ई क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, ए एल बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये टोटल हमारे पास क्यों बन गया, हम जानते हैं विद्युत धारा है, यानी कि जो धारा है आई बराबर आवेश में प्रवाह की दर होता है, यानी कि क्यू अपॉन में कितना होता है टी। जब ये क्यू अपॉन टी होता है तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से वैल्यू रखेंगे क्यू का एन इंटू में ई ए, और ये हमारे पास एल अपॉन में कितना रखा हमने टी। अब देखो जब एल अपॉन टी होता है तो ये एल अपॉन में टी हमारे पास क्या बनता है, वही वेग है जिससे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुँचते हैं। तो यहाँ जैसे हमने रखा वैल्यू आई इजिकल टू, जो वैल्यू हमारे पास है वो एन इंटू में ए, और ये हमारे पास में एल अपॉन ए क्या बन जाता है वी डी। यही वेग जो है वी डी बराबर हमारे पास में यहाँ पर वी डी कितना बन गया, एल अपॉन में कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों टी। अब लेकिन जैसे हम क्या करते हैं वी डी का मान रखेंगे, तो वी डी का जो मान था मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एन, अब देखो आई एवं वी डी का संबंध केवल यही है, और ये आई बराबर ई एन ए वी डी ये हम रखेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू हमारे पास है ई यानी कि वी डी का मान पिछले समीकरण से प्राप्त किया था वो क्या कर दें एम। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास में बनेगी ई एन स्क्वायर ए, और ये ई बटे में कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों एम। अब देखो ये किसका मान है मेरे प्यारे दोस्तों, आई का वैल्यू बना। लेकिन हमें पता है ई जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका भी हमें रिलेशन पता होता है, और ई बराबर हम जानते हैं ई बराबर डी वी अपॉन डी टी। तो यहाँ पर वी अपॉन में कितना बनेगा एल। तो क्या हम ई के स्थान पर, इस ई के स्थान पर वी अपॉन एल पुट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते सर, करिए इसको भी। आई इजिकल टू जैसे हमने इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ई एन स्क्वायर ए बटे में हमारे पास में एम इंटू में वी अपॉन में कितना बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों एल। अब देखो क्या हम यहाँ से वी का मान निकाल सकते हैं, ये वी हमारे पास है और ये क्या हो गया आई। या फिर हम आई इजकल टू इस वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, आई इजकल टू वैल्यू बनेगा हमारे पास वी अपॉन में आर। मेरे प्यारे दोस्तों जब इसकी तुलना करेंगे आई के स्थान पर आई है, वी के स्थान पर वी है, लेकिन जो बाकी ये बची हुई राशि है ये किसके इक्वल हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, आर के बराबर। इट मीन्स जब आर का हमने यहाँ से कंपैरिजन किया तो आर का जो वैल्यू आया था हमारे पास में, वो ध्यान से देखो हमने ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन कर चुके हैं, प्रतिरोध में बताया था एम इंटू एल बटे में हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी, ई स्क्वायर एन इंटू में कितना बना टॉ। ये टॉ रह गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो वैल्यू था हमारे पास में टॉ साथ में चल रहा है यहाँ पर, और ये क्या बन गया हमारे पास टॉ बन गया, ये ए और आएगा ए आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये हमारे पास आर का मान, अब आर को वैल्यू को भी हम लिखेंगे तो आर बराबर जो वैल्यू बनेगी हमारे पास में रो इंटू में एल अपॉन ए, और यहाँ से एल ये हो गया ए हो गया, इसके अलावा ये क्या बन जाता है विशिष्ट प्रतिरोधकता। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से इसे देखने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब देखो जब प्रतिरोध है ताप पे निर्भर करता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसका हम एक बार आपको बता देते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला होता है आर टी इजकल टू जो वैल्यू बनती है हमारे पास में, यानी कि ये आर टू बना, ये कितना बनेगा आर वन बनेगा, और 1 प्लस में एल्फ़ा इंटू में वैल्यू बन जाती है डेल्टा टी। ये डेल्टा टी क्या है, तापांतर, एल्फ़ा ताप प्रतिरोध गुणांक है, आर वन प्रारंभिक ताप है, आर टू अंतिम ताप है। यानी कि ये हमारे पास कैसा ताप है मेरे प्यारे दोस्तों अंतिम, ये कैसा है प्रारंभिक ताप है। ये हमारे पास में गुणांक है, ताप गुणांक है ये वाली वैल्यू, और यहाँ से ये वैल्यू हमारा क्या है तापांतर है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कैसा है तापांतर। अब देखो हमें क्वेश्चन को देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों।
सिल्वर के किसी तार का 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 2 ओम है, कितना दे रखा है 2, तापमान कितना दे रखा है 25। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो दिया गया है उसको ऐसे लिखेंगे, दिया क्या गया हमें T1 बराबर मेरे प्यारे दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। देखो T2 इजकल टू कितना दे रखा है हमें 2 ओम दे रखा है, सॉरी R1 कितना दे रखा है, एवं R1 का जो वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्तों कितना दे रखा है 2 ओम। नेक्स्ट तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर अब देखो T2 ताप दे दिया और T2 का जो मीनिंग है वो सॉरी टेम्परेचर दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस, एवं रेजिस्टेंस हमें गिवन है कितना दे दिया नेक्स्ट 2.5 ओम। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा डाटा। इसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक, इट मीन्स यहाँ पर क्या पूछा है प्यारे दोस्तों, एल्फा का मान निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम T1 T2 R1 R2 इन सभी के मान हम इस वैल्यू में जैसे ही पुट करते हैं तो मान पुट करने पर मेरे प्यारे दोस्तों हमने किया T2 यानी R2 का वैल्यू कितना है, R2 का वैल्यू है 2.5, क्योंकि R1 का जो वैल्यू R1 का वैल्यू है वो कितना दे रखा है 2। ये हमने क्या किया अंडर रूट 1 प्लस में जो वैल्यू है एल्फा हमें फाइंड आउट करना है, और इनका जो डिफरेंस है डेल्टा टी तापांतर, और ताप का जो अंतर है वो कितना दे रखा है 100 माइनस के कितना वैल्यू होगा 25। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम क्या करते हैं 2.5 और ये हमारे पास 2 है, तो हम इसमें जैसे ही इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं 2.5 बटे में कितना हो जाएगा 2 इजिकल टू 1 प्लस में एल्फ़ा ये हो गया, सॉरी एक प्लस एल्फ़ा इनटू में 100 माइनस 25 कितना हो जाता है 75। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों ये यहाँ पर वैल्यू हमारे पास कैसी है प्लस। अब देखो ये पॉइंट हटेगा ये 0, और जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 4, तो ये वैल्यू हमारे पास में 5 बटे कितना आया 4। ये प्लस का है, एक प्लस इधर जाएगा ये वाला तो माइनस का, और इजिकल टू एल्फ़ा का वैल्यू कितना आ गया 75 एल्फ़ा। अब जैसे वैल्यू हमने इसमें करेंगे 5 माइनस 4 5 माइनस के 4 यानी कि एलसीएम लिया मेरे प्यारे दोस्तों, एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस के कितने हो जाएंगे 4, क्योंकि ये वाला वैल्यू 1 4 चला गया और नीचे कितना हो गया 4 बटे में हमारे पास में एल्फ़ा कितना है 75। हमने इसको सोल्व किया तो ये वैल्यू यानी कि एल्फ़ा का मैं अब थोड़ा फास्ट करते हैं, यहाँ से 1 बटे में कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों 1/4, और ये 75 भी नीचे जाएगा तो ये 75। तो ये वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास कितना आता है 300, और 300 आता है, लेकिन इसका जो गुणा वो मात्रक है मेरे प्यारे दोस्तों ये 1 बटे में कितना आ जाता है डिग्री सेल्सियस, या फिर हमारे पास में क्या हो जाता है 1 बटे में केल्विन आता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्रतिरोध ताप गुणांक का जो मात्रक होता है 1 बटे में डिग्री सेल्सियस या केल्विन, और एल्फा का मान आया है 1 बटे में 300। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत शक्ति एवं विद्युत ऊर्जा। देखिए विद्युत शक्ति क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, विद्युत ऊर्जा की जो दर होती है यानी कि जो ऊर्जा की दर होती है, विद्युत कार्य करने की दर होती है, उसे क्या कहा जाता है विद्युत शक्ति कहा जाता है। दर का मतलब है विद्युत ऊर्जा की जो दर खपत की दर जो होती है उसे क्या कहा जाता है, विद्युत ऊर्जा के खपत की विद्युत ऊर्जा दर को क्या कहा जाता है, शक्ति कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों ये विद्युत ऊर्जा की दर है। अब ये जो वैल्यू बनती है इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। P इजिकल टू जो वैल्यू होती है V इंटू क्या आता है हमारे पास में I, या फिर इसका जो फॉर्मूला होता है V² अपॉन में R, या एक वैल्यू और होती है हमारे पास में I² अब इंटू में कितना होता है R। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका जो मात्रक होता है मेरे प्यारे दोस्तों, मात्रक होता है वॉट में, किस में होता है वॉट में, या फिर इसका एक मात्रक अन्य मात्रक है वो किस में होता है हॉर्स पावर HP में। इन दोनों में जो संबंध होता है 1 HP का जो वैल्यू होता है हमारे पास में वो 746 वोट होता है, 746 वोट होता है। ये रिलेशन याद रखना है। अब मेरे प्यारे दोस्तों विद्युत ऊर्जा का मीनिंग हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि विद्युत ऊर्जा क्या होता है। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है,
विद्युत यानी कि किसी भी अप्लायंस के द्वारा जो एनर्जी खर्च की जाती है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को खर्च किया जाता है, वह ऊर्जा हमारे पास में कौन सी कहलाती है? विद्युत ऊर्जा। अब ये विद्युत ऊर्जा मेरे प्यारे दोस्तों क्या होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू लाइट हो सकता है, हीट हो सकता है, यानी कि हीटर के द्वारा हीट में बदली जा सकती है, किसी मशीन के द्वारा कार्य किया जा सकता है, बल्ब के द्वारा लाइट एनर्जी में बदला जा सकता है। इसको जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो H इजकल टू वैल्यू होता है हमारे पास में P इंटू में वैल्यू आता है T, या फिर वैल्यू जो करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों वी आई इंटू में कितना होता है T, या फिर वैल्यू V स्क्वायर अपॉन में R इंटू T, या जो वैल्यू बनेगा नेक्स्ट हमारे पास आई स्क्वायर आर इंटू में टी। आपको ये वाला याद रखना है, आई स्क्वायर आर इंटू टी क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू होती है। यह जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है वो जूल तापन नियम पर भी क्या होती है? आधारित होती है, यानी कि ऊष्मीय इफेक्ट पर भी मेरे प्यारे दोस्तों जूल जो इफेक्ट होता है उस पर भी क्या होती है? लागू होती है। यहाँ पर इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक मेरे प्यारे दोस्तों वो होता है किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर में 1 किलोवाट घंटे जो होता है वो एक विद्युत इकाई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है प्यारे दोस्तों? एक विद्युत यूनिट के बराबर, जो हमारे घरों में कंजप्शन होता है उसके तुल्य होता है। और ये वाली वैल्यू 1 किलोवाट आवर में 1 किलोवाट आवर जो होता है वह 3.6 गुणा में 10 की पावर 6 जूल के तुल्य होता है। 1 किलोवाट आवर की मात्रक किसका? विद्युत ऊर्जा का है। इसमें किलोवाट वर्ड पे जाने से शक्ति का मात्रक आ सकता है, इसी में गलती करेंगे बहुत सारे बच्चे। तो 1 किलोवाट आवर इजकल टू 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल होता है मेरे प्यारे दोस्तों। आप हमें कमेंट करके यह भी बता सकते हैं आपको यह वीडियो कैसा लगा, और इसमें बेहतरीन हम कोशिश करेंगे बेहतर क्वेश्चन डालने का। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका मीनिंग कितना होता है? ये वाला। और 1 किलोवाट घंटा अगर इसका कहीं हमें न्यूमेरिकल निकलवा ले तो आपको एक यूनिट जो वैल्यू हमारे पास घरों में निकालनी होती है, एक यूनिट में क्या करते हैं? वॉट इनटू में घंटा बटे में मेरे प्यारे दोस्तों 1000 किया जाता है, और जिससे हम यूनिट निकाल सकते हैं। और अगर एक यूनिट का हमें कुछ मूल्य दे रखा है तो उससे हम टोटल खर्च निकाल सकते हैं कि हमें कितनी एनर्जी का कंजप्शन हुआ है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल क्या है? सेल क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन। सेल एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा कोई माध्यम है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं प्यारे दोस्तों? किसी भी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, या दो सिरों के मध्य विभवांतर को बनाए रखना होता है। यहाँ पर हमारे पास सेल के द्वारा जो रासायनिक ऊर्जा है वह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाती है। रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये किस में परिवर्तित की जाती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में मेरे प्यारे दोस्तों। दो सिरों के मध्य विभवांतर बनाए रखने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? सेल का। सेल क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सेल का विद्युत वाहक बल जिसे क्या कहा जाता है? ईएमएफ कहा जाता है। यह ईएमएफ क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? जब हमारे पास सेल होता है, सेल के पास में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? दो, एक पॉजिटिव धनात्मक एक नेगेटिव ऋणात्मक। पॉजिटिव धनात्मक को एनोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनोड। और नेगेटिव को क्या कहा जाता है? कैथोड कहा जाता है। तो ये कैथोड हो गया। ये किसी इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ में क्या रहते हैं? डूबे हुए रहते हैं, रसायन में डूबे रहते हैं। ये हमारे पास विद्युत अपघट्य होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? विद्युत अपघट्य। ये अपघट्य हमारे पास में इसमें डूबे रहते हैं, आयनों का एक्सचेंज होता है। देखो चालकों में विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होती है मेरे प्यारे दोस्तों? चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अर्धचालकों में विद्युत धारा है वो किसके कारण प्रवाहित होती है मेरे प्यारे दोस्तों? चालकों में विद्युत धारा है वह मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन वह होल के कारण या रिक्तियों के कारण, ये से कहा जाता है होल के कारण, होलों या कोटर के कारण। अब हमारे पास ये क्या? विद्युत अपघट्य जो होता है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स में जो विद्युत अपघट्य हैं, इन विद्युत अपघट्यों में विद्युत धारा किसके कारण प्रवाहित होती है मेरे प्यारे दोस्तों? आयनों के कारण। या आयन बन जाते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव आयन जिनके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
तो अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ होता है जब सेल से किसी तरीके की कोई, मान लो कि ये यहाँ पर एक कुंजी लगा दी हमने, ये कुंजी, और एक हमने क्या जोड़ा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, बल्ब लगाया हुआ है, और ये बल्ब लगा के हमने इसको किससे जोड़ दिया? इससे। अब देखो जब परिपथ खुला हुआ है तो ये बल्ब हमारा क्या होगा? जलेगा कि नहीं जलेगा? नहीं जलेगा। जब परिपथ खुला हुआ है तो बैटरी के नोड्स पर, यानी कि जो एनोड है व कैथोड है, दोनों नोड्स पर या टर्मिनल्स पर जो वोल्टेज होती है वह विद्युत वाहक बल होता है। यानी कि खुले परिपथ में बैटरी के सिरों पर जो विभवांतर होता है वह विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इट मीन्स इससे जब कोई बाह्य धारा नहीं ली जाती है, स्रोत जुड़ा नहीं होता है, तो विद्युत वाहक बल, और यह अधिकतम होता है। वोल्टता क्या होती है? वोल्टता मेरे प्यारे दोस्तों, जब परिपथ, ये कुंजी को हम ऑन कर देंगे तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। अब विद्युत वाहक बल के मान में कुछ कमी आ जाती है और वह वोल्टता के बराबर, यानी कि जब परिपथ बंद होता है तो बैटरी से ली जाने वाली धारा, अगर बैटरी से धारा ली जा रही है तो बैटरी के सिरों पर जो विभवांतर होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वह वोल्टता कहलाता है। आंतरिक प्रतिरोध, एक मिनट। अब मेरे प्यारे दोस्तों, सेल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है हमारे पास में प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक जो सेल है, ये हमारे पास कैसा होता है? प्राथमिक सेल। और दूसरा हमारे पास होते हैं द्वितीयक सेल, तो ये द्वितीयक सेल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्राथमिक सेल वे होते हैं जिन्हें एक बार ही क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? उपयोग। एक बार निरावेशित होने के बाद पुनः उन्हें आवेशित नहीं किया जा सकता। इन्हें क्या किया जाता है? बार बार उपयोग में लाया जाता है। और जब बार बार लाएंगे तो इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बार बार आवेशित किया जा सकते हैं, निरावेशित होंगे, आवेशित किया जा सकते हो, तो ऐसे सेल हमारे क्या कहलाते हैं? द्वितीयक सेल कहलाते हैं। आई होप आपको ये बात। अब देखो इनके उदाहरण भी, ये डैनियल सेल है हमारा, लैक्लांसी सेल है, वो प्राथमिक सेल है। और जब द्वितीयक सेल है मेरे प्यारे दोस्तों, लिथियम आयन बैटरी है जैसे, और ये कैसी होती है हमारे पास में? द्वितीयक सेल होती हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट, आंतरिक प्रतिरोध। अब देखो आंतरिक प्रतिरोध का मतलब है बैटरी के अंदर आयनों के आदान प्रदान से, जो आयनों के आदान प्रदान में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। क्योंकि ये हमारे पास एक नोड है और ये दूसरा नोड है, इन दोनों के मध्य मेरे प्यारे दोस्तों दूरी कितनी है? डी है। इसका तापमान टी है। हम परिपथ में धारा मान लो कुछ ली जा रही है, धारा आई ली जा रही है, और यहाँ का तापमान कितना? टी हो गया। डूबा हुआ भाग इलेक्ट्रोलाइट्स में डूबा हुआ भाग कितना है? ए है। तो इसके आंतरिक प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो हमारे पास में स्मॉल आर इजकल टू जो वैल्यू बनती है CID अपॉन में मेरे प्यारे दोस्तों AT। ध्यान से सुनो, CID अपॉन AT। सी का मीन्स होता है कंसंट्रेसी। देखो अगर ये सॉल्यूशन मेरे प्यारे दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट है, वो कैसा है? कंसंट्रेट है, सांद्र है। तो सांद्र में हमारे जो इलेक्ट्रॉन, जो आयन हैं, उनको मूव करने में क्या होगा? ज़्यादा डिफिकल्टी, बाधा उत्पन्न होगी, तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। देखो C के बढ़ने से, सांद्रता के बढ़ने से इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर परिपथ से ज़्यादा विद्युत धारा ली जा रही है तो आयन जल्दी जल्दी इधर उधर एक्सचेंज होंगे, एक्सचेंज होने पर इनके मध्य टक्कर होगी, टक्कर होने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। डी मीन्स डिस्टेंस मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो डिस्टेंस है इनके मध्य, इलेक्ट्रोड्स के मध्य की दूरी अगर बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रॉन को अधिक दूरी तय करनी, आयनों को अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी, और जब अधिक दूरी तय करेंगे तो उस दौरान भी उसको रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों टेम्परेचर यदि इंक्रीज, टेम्परेचर यहाँ पे कम है तो प्रतिरोध अधिक है, टेम्परेचर यदि बढ़ गया तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होता है? कम। क्योंकि टेम्परेचर राइज होने से इलेक्ट्रोलाइट्स जो है सॉल्यूशन हमारा वो क्या हो जाता है? विद्युत अपघट्य सांद्र की बजाय कैसा होता है? डाइल्यूट। और अधिक से अधिक अगर भाग डूबा हुआ है इसमें इलेक्ट्रोलाइट का, तो भी रेजिस्टेंस क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? कम हो जाता है। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास सेलों का संयोजन। जो संयोजन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, संयोजन सेलों का कितने प्रकार से करते हैं? दो प्रकार से। कितने? दो। पहला हमारे पास है श्रेणी संयोजन। इस श्रेणी संयोजन में हम सेलों का, पहली बात तो ये बताइए कि सेलों का संयोजन करते क्यों हैं? संयोजन क्यों किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? संयोजन इस वजह से करते हैं कि यदि हमारा एक सेल जितनी हमें रिक्वायर्ड अमाउंट में एनर्जी चाहिए उतना मान के जब हमें प्राप्त नहीं होता है तो हम सेलों को जोड़कर उचित धारा
किसी परिपथ में बनाने के लिए सेलों को क्या कर देते हैं, संयोजन करते हैं। मान लो एक सेल का वोल्ट था मेरे प्यारे दोस्तों कितना है हमारे पास में 2 वोल्ट है, लेकिन हमें 6 वोल्ट चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 वोल्ट के 3 सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना पड़ेगा, जिससे उनका तुल्य विद्युत वाहक बल का मान हमें अधिक प्राप्त किया जा सके। और जब हमें कम मान प्राप्त करना हो तो भी हम क्या करते हैं, सेलों का संयोजन। तो संयोजन में किस तरीके से, जब श्रेणी संयोजन होता है प्यारे दोस्तों किसी भी सेल का, यानी कि कोई प्रथम सेल है हमारे पास में, उसका द्वितीयक सिरा यानी कि कैथोड है दूसरे सेल के एनोड से कनेक्ट किया जाता है। ये हमारे पास में पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो पहले सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से, इसी तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों दूसरे सेल का हमारे पास में नेगेटिव तीसरे सेल के पॉजिटिव से। और यह प्रोसेस हम क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, लगातार चलता है। इसमें जो सेल हैं यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, ये मान लो E1 है, ये हमारे पास में E2 है, और ये हमारे पास सेल हो गया E3। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ से ये E1 है, ये E2 है, ये वाला सेल क्या बन गया, E3। मेरे प्यारे दोस्तों लंबी गहरी सांस लीजिए और एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाइए और संयोजन को देखें। ये श्रेणी संयोजन में मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर जब हमारे पास में इक्विवेलेंट वैल्यू निकलती है सेलों की, कुल जो विद्युत वाहक बल निकलेगा वो कितना निकलेगा, E1 प्लस में वैल्यू बनेगी E2 प्लस कितना हो जाता है, E3। लेकिन समांतर क्रम में जब हम इनको संयोजित करते हैं तो समांतर क्रम में सेलों के सभी सेलों के प्रथम सिरे किसी एक जगह पे एक बिंदु से और सेलों के जो द्वितीयक सिरे हैं दूसरे सिरे से क्या कर दिए जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जोड़ दिए जाते हैं। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों ये सभी सिरे क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, ये सभी पॉजिटिव हो गए। और पॉजिटिव होने से या नेगेटिव होने से ये सारे एक साथ अटैच कर दिए जाते हैं। यह क्रम हमारा क्या कहलाता है, समांतर क्रम। ये समांतर क्रम कहलाता है, ये हमारे पास समांतर क्रम कहलाता है। अब देखो जब हमने इनको इस तरीके से जोड़ दिया तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों इक्विवेलेंट, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ से I जो धारा है उसका मान निकलता है हमारे पास में N इंटू, यदि समान विद्युत वाहक बल के सेल हैं तो उससे जो हमारे पास धारा निकली जाती है वो R इंटू में कितना हो जाता है, N। यदि ये सेल किसी बाह्य एक रेजिस्टेंस से जुड़े हैं तो उनका प्रतिरोध धारा परिपथ में बहने वाली धारा का मान ऐसे। लेकिन यदि मेरे प्यारे दोस्तों जब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं और बाह्य प्रतिरोध कोई ना कोई किसी R से जुड़ा हुआ है, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से, ये R1 R2 इनके स्मॉल रेजिस्टेंस है आंतरिक प्रतिरोध, तब धारा समांतर क्रम में धारा का मान हमारे पास है E बटे में जो वैल्यू बनती है मेरे प्यारे दोस्तों R प्लस में स्मॉल r बाई n हो जाता है। आई होप आपको ये जानकारी समझ आई होगी। क्यों होता है ऐसा, इसके लिए होता है मेरे प्यारे दोस्तों समांतर क्रम में सभी सेलों पर समान विद्युत वाहक बल होता है। इस वजह से E अपॉन में R प्लस में R बाई n, यहाँ पर क्या हो जाता है श्रेणी क्रम में n इंटू में E हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, एक संचायक सेल का विद्युत वाहक बल हमें दे रखा है। विद्युत वाहक बल कितना दे रखा है हमें, EMF दे रखा है, जिसको हम लिखते हैं E। कितना दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, 2.2 वोल्ट दे रखा है। नेक्स्ट आंतरिक प्रतिरोध हमें कितना दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r लिखते हैं और वो 0.3 वोल्ट दे रखा है। सेल की टर्मिनल वोल्ट तक ज्ञात करो जब धारा कितनी प्रवाहित हो रही है उसमें I इक्वल टू कितना हो रहा है, 1 एम्पियर। तो हम जानते हैं ये हमें क्या कर दिया, गिवन डाटा है। और हम जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि जब सेल दो तरीके की कंडीशन होती है, सेल आवेशित होता है एक निरावेशन के दौरान। जब सेल निरावेशित हो रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों V इक्वल टू कितना होता है, E माइनस के IR। तो देखो E का वैल्यू हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 2.2 वोल्ट, माइनस I कितना है, 1 एम्पियर, और R का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना दे रखा है, 0.3। तो एक बार आपको ये रिवीजन करना है थोड़ा सा, उसके बाद इसको पूरा देखें। इससे आप बार बार देख के भी अपने तैयारी को बहुत ही चार चांद लगा सकते हैं तैयारी में और अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया टर्मिनल वोल्ट था। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों 2.2
माइनस ये कितना बनेगा 0.3। जब 2.2 में से 0.3 जाएगा तो ये 1.9 वोल्ट बनेगा। और यहाँ से बैटरी के सिरों पर टर्मिनल जो वोल्टता है, बैटरी के सिरों पर टर्मिनल मंस है, बैटरी के सिरों पर जो विभवांतर है वो 1.9 वोल्ट आएगा। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है कि जब बैटरी क्या हो रही है, आवेशित हो रही है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, मान लो ये बैटरी का विद्युत वाहक बल है ई, और ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। इसमें प्रवाहित विद्युत धारा देखो, जब इससे धारा ली जाती है इसका मतलब है डिस्चार्जिंग या निरावेशन। क्या कहलाता है? निरावेशन। ये कंडीशन है। एक हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों ये बैटरी, इससे जब क्या की जाती है, इसको धारा दी जाती है, और ये इसका हो गया आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, और ये बैटरी हमारे पास। देखो अब जब इसको धारा दी जा रही है आई, तो ये कंडीशन ये कहलाता है आवेशन मेरे प्यारे दोस्तों। क्या कहलाता है? आवेशन। तो देखिए जब निरावेशन होता है तो बैटरी के विद्युत वाहक बल में कमी आएगी, क्योंकि इसमें से चार्ज निकल रहा है। तो इस बैटरी के सिरों पर विभवांतर क्या हो जाता है? घट जाता है। और बैटरी के सिरों पर जब विभवांतर घटता है तो वो V इजकल टू, प्यारे दोस्तों, V इजकल टू ई माइनस, अब ई में से कोई ना कोई कमी होगा विद्युत वाहक बल में से, तो ई माइनस आई आर। लेकिन जब बैटरी को आवेश दिया जाता है या आवेशित किया जाता है तो वो उसके विद्युत वाहक बल में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी, V इजकल टू आई प्लस में आई आर हो जाता है। तो आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूले समझ में आएंगे। निरावेशन में V इजकल टू ई माइनस आई आर, और आवेशन में V इजकल टू ई प्लस आई आर होता है। बहुत ही शानदार। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठो है मेरे दोस्तों, मंजिल भी मिलेगी और 12वीं बोर्ड में आपका परचम भी लहराएगा। बहुत शानदार। आप जुड़े हुए हैं इसके लिए, बहुत ही अमेजिंग। किरचॉफ के नियम। मेरे प्यारे दोस्तों, विद्युत परिपथ से संबंधित किरचॉफ ने कितने नियम दिए थे? किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, एक प्रथम नियम और एक हमारे पास में सेकंड नियम दिया था। प्रथम नियम को हम कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट जो नियम है उसको संधि नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधि नियम कहा जाता है। बहुत शानदार, ये संधि नियम कहते हैं। सेकंड नियम को हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? लूप या परिपथ नियम। क्या कहते हैं? लूप या परिपथ नियम कहा जाता है। ये परिपथ नियम, इसमें हमारे पास में इसको संधि जो नियम होता है इसको किरचॉफ का धारा नियम, या हम कहा जाता है KCL, किरचॉफ धारा नियम, किरचॉफ करंट लॉ। यानी कि ये क्या होता है? धारा नियम। ये धारा नियम होता है मेरे प्यारे दोस्तों, किरचॉफ करंट लॉ। ये हमारे पास क्या होता है? KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यानी कि ये कैसा होता है? वोल्टता का नियम होता है। अब देखो इसमें क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी परिपथ में किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0। यानी कि यहाँ पर हमारे पास समेशन ऑफ आई इजकल टू कितना हो जाएगा? 0। ये आने वाली है मान लो 1 और ये वाली 2 हमारे पास, लेकिन ये 3, 4 और 5 क्या हो रही है? निकल रही हैं। तो धारा 1 प्लस में 2 का जो योग है 3 प्लस में 4 से जाने वाली 5 से जाने वाली के बराबर हो जाएगा। संधि बिंदु पर आने वाली और संधि बिंदु से जाने वाली धाराओं का योग कितना होता है? बराबर होता है। यानी कि उनका संधि बिंदु पर समेशन कितना प्राप्त होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 0। यहाँ पर इसी तरीके का क्या बनता है? परिपथ बनता है। इस परिपथ में कुछ रेजिस्टेंस रह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये एक बैटरी, अन्य बैटरी है, इसका रेजिस्टेंस हो गया। एक बैटरी और हमारे पास मान लेते हैं, ऐसे लगाते हैं, ये बैटरी इस तरीके से लगी हुई है। और जब इनका हमें तुल्य परिपथ हम सोल्व नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है कि कैसे सोल्व होगा, तो हम किसका उपयोग करते हैं? E1 हो गया, ये E2 हो गया। तो हम यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों लूप बनाते हैं। लूप में क्या करते हैं? इनको इंडिकेशन दे देते हैं ABCDEFG। तो ये हमारे पास में, इसमें पहले लूप बनाएंगे। और लूप में क्या किया जाता है? यदि इसमें परिपथ में जो रेजिस्टेंस हमारे पास है, बैटरी है मान लो, बैटरी में धारा
अगर इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रही है, तो विद्युत वाहक बल को पॉजिटिव लेंगे। और यदि रेजिस्टेंस में धारा यानी कि हमारे लूप की दिशा धारा की दिशा में है, तो भी उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरीके की जब कंडीशन आती है तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है वो देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दूसरी कंडीशन और भी इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि किरचॉफ का जो संधि नियम है या प्रथम नियम है वह किस पर आधारित है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है, यह आवेश संरक्षण सिद्धांत पर। किस पर है, आवेश संरक्षण सिद्धांत। जबकि जो ये नियम सेकंड नियम है लूप नियम, ये किस पर आधारित है मेरे प्यारे दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। ये किस पर है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। और इसमें क्या होता है कि जो वैल्यू हमारे पास होती है समेशन ऑफ यानी कि v माइनस का क्या होता है v, एक मिनट मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हमें क्वेश्चन में समेशन ऑफ v इजकल टू कितना होता है 0, लेकिन v इजकल टू हम जानते हैं e माइनस कितना होता है आई आर, और e माइनस आई आर का जब समेशन करते हैं तो वो 0 हो जाता है। और यहाँ से यानी कि जो हमारे पास विद्युत वाहक बल है वह किसके रेजिस्टेंस और धारा के गुणनफल के तुल्य होना चाहिए। यानी कि बैटरी का जो विभवांतर है विद्युत वाहक बल है वो किन के द्वारा खर्च हो जाना चाहिए, कोई भी जो रेजिस्टेंस परिपथ में लगा उन्हीं के द्वारा कंजप्शन होना चाहिए। ये कौन सा नियम है, सेकंड नियम लूप नियम कहा जाता है, जिसमें ई वी इजकल टू 0 प्रथम नियम में आई 0 दूसरे में वी 0 होता है। बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अमेजिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, हमने इस चैप्टर में पूरा थ्योरी को भी कवर करने का प्रयास किया है, तो वीडियो ज़रूर लंबा ज़रूर बना है लेकिन इसमें पूरा संपूर्ण चैप्टर हमने कवर किया है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए 10 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी एक घनीय, घन का मतलब है क्यूब दिया है, परिपथ जाल विकर्णत, इसके विकर्णत, विकर्ण का मतलब यहाँ से इसके दूसरे सिरे घन के विकर्ण में विकर्ण सम्मुख कोणों से जुड़ी परिपथ जाल में 1 ओम प्रतिरोध, प्रत्येक का ओम कितना रेजिस्टेंस दे रखा है, प्रतिरोध 1 ओम है, जुड़े कितने हैं 12। जाल का समतुल्य प्रतिरोध, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रेजिस्टेंस निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे पास पूरा परिपथ है, इसको सोल्व करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों हम क्या मानते हैं, इसमें धारा भी पूछिए लेकिन हम धारा मान लेते हैं कि इस परिपथ में मान लिया हमने, माना जो धारा है वो आई का मान है, यानी कि वो कितना प्रवाहित हो रही है, इसके अंदर जो धारा है वो कितनी हो रही है 3I प्रवाहित हो रही है। अब देखो जब यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों 3I धारा प्रवाहित होगी तो इसके 3 सिरों में विभक्त हो रही है, और 3 सिरों में जब जा रही है तो इसमें भी आई, इसमें भी आई और इसमें भी आई हो जाती है। अब एक परिपथ को हम सेलेक्ट कर लें, देखो यहाँ से चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जब यहाँ से चले तो यहाँ आने के बाद में धारा 2 भागों में फिर से विभक्त हो गई, एक इस सिरे में हो गई और एक इस सिरे में। तो ऊपर कितनी आई जो धारा आ रही थी वह 2 भागों में, तो I/2 ऊपर I/2 नीचे। अब ये परिपथ में से I/2 यहाँ से जा रही है यहाँ सी बिंदु पे, लेकिन तब तक देखिए इसमें से जो धारा आई थी वह यहाँ आके 2 भागों में व्यक्त हो गई, आधी ऊपर चली गई और आधी नीचे। जब इसकी आधी आ रही है यहाँ पर सी बिंदु पर और बी बिंदु से भी आधी धारा I/2, ये I/2 और ये I/2 दोनों मिलके फिर से I बन जाएंगी और हमारे जो C डैश बिंदु है उस पर पहुँच जाएंगे और वापस से 3I परिपथ में बहेगी और वोल्टेज वाली बैटरी 10 वोल्ट की बैटरी से वापस गुजर जाएंगी। अब देखो इस परिपथ को जाल नेटवर्क को हम किसी अन्य तरीके से समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन से सोल्व नहीं कर सकते, तो इसमें हम लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों किरचॉफ के लूप नियम से। कौन सा नियम, किरचॉफ का लूप नियम। तो हम यहाँ पर जो किरचॉफ है या किरचॉफ है उसके लूप नियम का पालन करते हैं। किसका पालन करेंगे, लूप नियम का मेरे प्यारे दोस्तों, ये लूप नियम। अब लूप नियम किस में लगाते हैं, देखो हमने लूप नियम चलेंगे ए से मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ जाएंगे, बी में चलेंगे, सी में चलेंगे, सी डैश में जाएंगे और वापस हमें कहाँ आना है, बैटरी होते हुए ए में आना है, ए बिंदु पर। ये हमारा लूप बन गया। अब लूप में जब लगाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, देखो प्रतिरोध में धारा उसी दिशा में, हमने क्या फॉर्मूला था, यानी कि समेशन ऑफ ई है वो किसके इक्वल होना चाहिए, समेशन ऑफ आई आर के।
आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब समेशन ऑफ ई, इस परिपथ में देखिए बैटरी से निकलने, बैटरी कितनी विद्युत वाहक बल एक ही जुड़ा हुआ है और वह हमारे पास में कितने के बराबर है मेरे प्यारे दोस्तों, 10 के इक्वल है, यानी कि ई दे रखा है हमें। 1 मिनट के लिए हम इसको ई लेके ही चलते हैं। तो ये हमारे पास में कितना दे रखा है ई, या इसको हम मान लेते हैं वी दे रखा है, बराबर में आई आर देखो 1 ओम का प्रतिरोध सभी कितने ओम के हैं, 1 ओम के हैं, ये भी 1 ओम का है और ये वाला प्रतिरोध भी 1 ओम का है। तो जब सभी 1 ओम के हैं, जब सभी मेरे प्यारे दोस्तों 1 1 ओम के हैं, तो इसमें से प्रवाहित धारा देखो, यहाँ से 1 ओम में से आई धारा, इस 1 ओम में से I/2 और फिर इस 1 ओम में से आई धारा। तो हमने यहाँ से आई का मतलब है हमारे पास में धारा कितनी है आई, और प्रतिरोध कितना हो गया हमारे पास में आर। इसी तरीके से दूसरे वाले में धारा कितनी है I/2 और प्रतिरोध कितना हो गया आर। इसी तरीके से तीसरे में धारा कितनी हो गई मेरे प्यारे दोस्तों आई, और प्रतिरोध हो गया आर। जब इसको हमने सोल्व किया तो आई आर/2 और ये आई आर, तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास है 5 आई आर, ये वैल्यू 5 आई आर बटे कितना बनेगा 2। अब देखो जब ये वैल्यू हमारे पास कितना बन गया वी बन गया, तो हम जानते हैं धारा का जो मेरे प्यारे दोस्तों फॉर्मूला होता है, या फिर हम यहाँ से वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास में वोल्टेज दे रखा है, और वोल्टेज प्रत्येक प्रतिरोध जो है घन का प्रत्येक क्या सॉरी 1 मिनट परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध, अभी बाद में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इसमें मेरे प्यारे दोस्तों, वी का और एक प्रतिरोध का हमें रेजिस्टेंस दे रखा है, और वह कितना होता है हमारे पास में जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1 ओम दे रखी है। तो अब हम यहाँ पर 1 ओम रख देते हैं और वी का मान कितना रखते हैं 10, ए वी का मान 10 रखा, ये 5/2, और ये हमारे पास आई हो गया, आर का मान 1 हो गया, और इन टू में हमारे पास हो गया आई। देखो जब इसको सोल्व करते हैं तो 2 हमारे पास ये कटा, और यहाँ से वैल्यू जो हमारे पास है वो कितनी आ रही है, यहाँ से 5 दूनी कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 10। ये वाली 2 को जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी कि आई का जो मान है वो कितना भाई, आई का मान कितना हो गया 4 एम्पियर हो गया। अब देखो ये 4 एम्पियर तो मेरे प्यारे दोस्तों आई का मान है, लेकिन परिपथ में विद्युत धारा है वह कितनी फ्लो हो रही है, परिपथ में विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, परिपथ में धारा कितनी है, ये देखो परिपथ में जो धारा थी वो कितनी है 3I, और आई का मान हमें कितना आया 4। इट मीन्स यहाँ से धारा 3 गुणा में जो वैल्यू हमारे पास 4 है वह कितना हो जाएगा, 3 गुणा में 4 बराबर हमारे पास में वैल्यू बनेगी 12 एम्पियर। कितनी हो गई 12 एम्पियर। अब देखो जब ये हमारे पास आ गया टोटल धारा आई, कितना आ गया आई इक्वलेंट, यानी कि ये वैल्यू हमारे पास आई इक्वलेंट। हमें पता है वी इक्वलेंट यानी कि बैटरी हमें कितने की दे रखी है 10 वोल्ट की। तो हम यहाँ से आर क्या निकाल सकते हैं, आर, यस सर, आर इक्वलेंट इजिकल टू हमारे पास होता है वी अपॉन में कितना होता है आई, और जब वी अपॉन आई होता है तो वी कितना है यहाँ पर 10 है, और आई का मान कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 12 है। तो ये वैल्यू हमारे पास में 5 बटे कितना आ जाएगा 6, क्योंकि 5 और ये कितना हो गया 6, और 5/6 हमारे पास कितना आ जाता है टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि जो आर इक्वलेंट है वो 5/6 आ जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, किरचॉफ के नियम से हमने इसका उपयोग किया है, किरचॉफ के नियम का, और किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हुए हमने इसको सॉल्व किया है। देखो अगर यहाँ एक से अधिक बैटरी होती और बैटरी के जो सिरे हैं आपस में एक दूसरे के विपरीत होते, तो यहाँ माइनस पहली बैटरी को पॉजिटिव दूसरी को नेगेटिव चुन लेते। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, पहले हम ये देख लेते हैं। व्हीटस्टोन सेतु 4 प्रतिरोधों का ऐसा समूह जिससे अज्ञात प्रतिरोध को क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। किसको, अज्ञात प्रतिरोध। इसमें एक संतुलित प्रतिबंध होता है, और वह संतुलित प्रतिबंध जब आता है मेरे प्यारे दोस्तों बैलेंसिंग कंडीशन, जब ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें विद्युत धारा यानी कि इसमें विक्षेप यदि शून्य आ जाता है, और विक्षेप शून्य तब आता है जब बी और मेरे प्यारे दोस्तों डी के मध्य का विभवांतर कितना हो जाए, बी और डी के सिरों पर विभवांतर बराबर हो जाता है। जब विभवांतर बराबर होता है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, और ये दोनों 8 ओम का 4 ओम का श्रेणी क्रम में 4 और x कैसे हो जाते हैं श्रेणी में, फिर इनसे जो परिपथ बनने वाला होता है वो समांतर क्रम में।
तो मेरे प्यारे दोस्तों इस केस में हमारे पास में इसका संतुलित प्रतिबंध जब बनता है, बैलेंसिंग कंडीशन में जब होता है ये संतुलित अवस्था में, तो P अपॉन में जो वैल्यू हमारे पास क्यों है वह क्या बनती है R अपॉन में S। S हमारे पास अज्ञात प्रतिरोध होता है जिसका हमें वैल्यू निकालना होता है। तो देखिए यह क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर कहा है इसने ये कैसी अवस्था में था, संतुलित अवस्था में। कैसा था, संतुलित, यानी कि जो आई जी है वो दे रखा था हमें आई जी इक्वल टू 0। ये हमारा संतुलित प्रतिबंध है। और जब संतुलित प्रतिबंध बनता है यानी बैलेंसिंग कंडीशन व्हीटस्टोन संतुलित अवस्था में होता है, तो गैल्वेनोमीटर में धारा का मान कितना होता है, 0 होता है। अब देखो जब गैल्वेनोमीटर में धारा का मान 0 है और संतुलित अवस्था गिवन होती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों P अपॉन क्यू करते हैं, तो ये क्या होता है हमारा P होता है, ये क्या होता है हमारा क्यू, ये हमारे पास होता है R और ये होता है S। तो चलिए देखिए इसमें से और वैल्यू बताइए, P का मान कितना दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों 8, अपॉन में क्यू का वैल्यू कितना दे दिया 4, इजकल टू R का वैल्यू कितना दे दिया 4 दे दिया हमें, और S हमें फाइंड आउट करना है। x इसकी जगह क्या दे रखा है x, हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों ये 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे 8 इसके नीचे, तो 4 इंटू में वैल्यू बन गई 4 बटे में कितना बनेगा 8, 4 दूनी मेरे प्यारे दोस्तों कितना बना 8, और 2 एकम 2, 2 दूनी कितना बना 4। तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में 2 ओम निकल के आया। तो अब बताइए अज्ञात प्रतिरोध का मान कितना हो गया 2 ओम। बहुत ही आसान क्वेश्चन था मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन यदि आपसे यह पूछ लिया जाता है, पूछने में क्या कि इनके जो प्रवाहित विद्युत धारा है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो हमें पता है मेरे प्यारे दोस्तों जब संतुलित अवस्था होती है I इक्वल टू वैल्यू होगी V अपॉन में R। अब देखो यहाँ से इसमें प्रतिरोध ये वाला प्रतिरोध और ये वाले प्रतिरोधों में क्या होने वाली है विद्युत धारा, और दोनों के दोनों बैटरी के सिरों से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इन दोनों में विभवांतर, दोनों ही प्रतिरोधों में विभवांतर क्या रहने वाला है, समान। और जब समान विभवांतर रहता है तो V अपॉन में I इजकल टू V अपॉन R से इनका क्या निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। P अपॉन Q इजकल टू R अपॉन S, ये क्या होता है संतुलित प्रतिबंध, और व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या निकाला जाता है, अज्ञात प्रतिरोध। व्हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित कुछ युक्तियाँ होती हैं जिसे कहा जाता है मीटर सेतु, यानी कि मीटर ब्रिज कहा जाता है, मीटर सेतु होता है। यह मीटर जो सेतु होता है मेरे प्यारे दोस्तों इसी पर आधारित होता है, और वह कुछ इस तरीके का हमारे पास होता है जिसमें 2 एल आकार की पत्तियां होती हैं, ये 2 एल आकार की पत्तियां हो गई, और एक बीच में हमारे पास आयताकार पट्टी होती है, ये आयताकार पट्टी होती है। और इसमें 1 मीटर लंबा क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वायर होता है। ये कितना होता है 1 मीटर लंबा। अब देखो 1 मीटर लंबा वायर होने के कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है, मीटर सेतु या मीटर ब्रिज पड़ जाता है। यहाँ हम क्या करते हैं, इनके सिरों पर एक हमने क्या कर दी, यहाँ पर बैटरी को कनेक्ट कर दिया, एक हमने रियोस्टेट लगा देते हैं, एक कुंजी लगाते हैं, और यहाँ पर बैटरी के टर्मिनल इसके सिरों के मध्य, और यहाँ पर हम क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों एक गैल्वेनोमीटर जी को लगाते हैं, ये जी लग गया, और जी को इसके साथ में अटैच कर देते हैं, और जो अज्ञात प्रतिरोध होता है उसको हम, जो अज्ञात प्रतिरोध है उसको हम यहाँ पे लगाते हैं। जब ये जॉकी है जिसकी सहायता से इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य प्राप्त हो जाता है, तो हम पता लगा लेते हैं ये दूरी हमारी क्या हो जाती है एल। तो ये 100 एक 1 मीटर है, 1 मीटर का कितना होगा 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर माइनस एल, तो ये एल और ये 100 माइनस एल। तो वैल्यू जो बनती है मेरे प्यारे दोस्तों P अपॉन में जो क्यों होता है वो कितनी बनती है, एल अपॉन में 100 माइनस का एल। यहाँ पर जो क्यों होता है अज्ञात प्रतिरोध या एस मान सकते हैं, तो एस इजिकल टू जो वैल्यू बनेगी हमारे पास 100 माइनस एल अपॉन में एल। तो ये हम अभी कराएंगे प्रैक्टिकल में आपको प्यारे दोस्तों, और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वैसे लगातार क्लास ली गई है ये पूरी तरीके से। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपने पेशेंस बनाए रखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्लास को आप पूरे जो चैप्टर हमारा है अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आप अभी हमसे इसको पढ़कर पूरे अंक अर्जित कर सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इसे पढ़ेंगे, क्योंकि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, हमने सभी क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अपनी पढ़ाई को जारी रखें, और किसी भी तरीके की क्वेरी अगर आपको आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि सर और हमें किसी अन्य चैप्टर का वीडियो इसी तरीके से बनाया जाए। हम फुल लेंथ का वीडियो है
थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन हमने पूरे चैप्टर के सभी भागों को इसमें कवर किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।